फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड। और मैं हूँ रूही और आज मैं आप लोगों के लिए जो चैप्टर लेकर के आई हूँ फ्रेंड, वो है वर्क एंड एनर्जी। और ये फिज़िक्स का चैप्टर है और जिसको मैं आज कंसेप्ट क्लियर करूँगी, यानी थ्योरी पार्ट में लेकर के चलूँगी। एंड फ्रेंड, आपको पता है कि मैं साउंड्स के MCQs अपलोड कर चुकी हूँ। साउंड्स के बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैंने अपलोड कर चुके हैं, वो भी फिज़िक्स का ही पार्ट है। एंड केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम अपलोड हुआ है। ओके, आप लोग इसे प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। जितने भी लोग चैनल पर हैं उनको मेरा बहुत बहुत थैंक यू है, और जितने लोग चैनल पे हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड। और ये जो मेरा चैनल है ये DSSB के नेचुरल साइंस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, एंड आपका जो भी ऑल ओवर इंडिया में जो साइंस के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो TGT PGT TGT KVS हो, NVS हो, ओके, आर्मी पब्लिक स्कूल है, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल जुड़ जाइए। और जो बायोलॉजी के एग्ज़ाम्स हैं, लाइक आपका TGT PGT KVS NVS आर्मी पब्लिक स्कूल LT ग्रेड, जो भी आपका बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आपको अगर प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे स्टैंडर्ड कंसेप्ट क्लियर करने, तो फिर आप जुड़ जाइए फ्रेंड। ओके, चलिए आज स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, वर्क एंड एनर्जी है, तो आप सभी लोगों को ये बात तो पता ही है कि जो वर्क है, हम लोग जितनी भी वर्क की कंडीशन है वो क्या होती हैं, और एनर्जी, ओके, किसी भी काम को करने के लिए हमको क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। और वर्क, लेकिन फिज़िक्स में किन कंडीशंस में वर्क डन माना जाता है, किन कंडीशंस में नहीं माना जाता है, हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग वर्क की बात करें तो देखिए दो कंडीशंस हम लोगों को चाहिए। ओके, मैं आपको जब भी ये चैप्टर कोई भी पढ़ा रही हूँ या फिर कंसेप्ट क्लियर कराती हूँ, तो उसमें सिर्फ मैं मेन जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं बस वो मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ, और जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे जो 2 कंडीशंस दी हुई हैं जो कि किसी भी वर्क डन के लिए या भी किसी भी कार्य के होने के लिए चाहिए होती है। तो उसमें होता क्या है फ्रेंड, कोई भी फोर्स या जो बल है वो ऑब्जेक्ट पर लगना चाहिए या एक्ट करना चाहिए। अ फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। और क्या है दूसरा, जो ऑब्जेक्ट है या जो वस्तु है वो अपनी जगह से विस्थापित होनी चाहिए या डिस्प्लेस्ड होनी चाहिए। ओके, और यहाँ पे फ्रेंड देखिए, अगर जैसे कि अगर हम किसी बुलॉक कार्ट की बात करें, तो बुलॉक कार्ट में मान लीजिए एक बैलगाड़ी है। ओके, तो बैलगाड़ी में बैल क्या करता है, वो कार्ट को खींचता है। ओके, अब बुलॉक कार्ट इज़ पुलिंग कार्ट, तो जो कार्ट होती है वो मूव करती है, और जो फोर्स होता है कार्ट पे, और इस वजह से उस फोर्स के कारण ही कार्ट मूव करती है। तो क्या लेकिन आप सोच सकते हैं कि या इस सिचुएशन में क्या वर्क डन होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, मैं आगे और भी चीज़ें लेकर के आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए वर्क डन के बारे में अगर हम बात करें थोड़ा सा, और तो अगर हम लोग मान लीजिए कोई एक कांस्टेंट फोर्स है जो F है, और वो किसी भी ऑब्जेक्ट या वस्तु पे काम कर रहा है, तो और ये जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन होती है या अपनी जगह से वो क्या होती है, थोड़ी सी आगे खिसक जाती है या डिस्प्लेस हो जाती है, अपनी जगह से विस्थापित हो जाती है, और वो जितनी भी डिस्टेंस चलती है वो S है, और जो डायरेक्शन है बल की या फोर्स की, ठीक है, उस डायरेक्शन में चली जाती है। तो मान लिया जो वर्क डन है वो W है। तो यहाँ पे हम लोग वर्क को डिफ़ाइन कैसे करेंगे, ये जो W होगा वो क्या होगा, वो फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का एक प्रोडक्ट होगा, यानी कि बल का और उसका जो विस्थापन है उसका एक गुणनफल होगा, और ये होगा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी W इज इक्वल टू F इंटू S। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसका फॉर्मूला उसको याद कर लीजिए। नाउ यहाँ पे देखिए, अब मैं आगे आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो वर्क डन होता है किसी भी फोर्स के द्वारा, जो भी फोर्स लगाया जाता है किसी भी वस्तु पर, वो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, ओके, इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ओके, जिस डायरेक्शन में जो बल की डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में या बल की दिशा की डायरेक्शन में जो वस्तु विस्थापित होती है, ओके, वो डिस्टेंस जो होती है और जो आपका जो फोर्स होता है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो वर्क है हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ, जब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये सदिश राशि नहीं है, ये एक अदिश राशि है। ओके,
अब यहाँ पे अगर हम लोग फोर्स को 1 न्यूटन मानेंगे और जो आपका डिस्टेंस है वो 1 मीटर होगी, तो जो वर्क डन होगा किसी भी फोर्स के द्वारा वो कितना माना जाएगा, 1 न्यूटन मीटर का फोर्स माना जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो वर्क की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, न्यूटन मीटर होगी, और इस न्यूटन मीटर को हम लोग क्या कह सकते हैं, जूल भी कह सकते हैं। तो जब आपके पास क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन में ऑप्शन होगा कि यूनिट ऑफ वर्क डन इज़ या यूनिट ऑफ वर्क इज़, तो उसमें अगर न्यूटन मीटर भी लिखा हुआ है तो भी आप लोग उसको करेंगे करेक्ट। ओके, नाउ 1 जूल जो होता है वो क्या होता है, ये इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क। अब यहाँ पे दिया गया है जो 1 जूल क्या है, ये अमाउंट ऑफ वर्क डन है। ओके, किसी भी कार्य की मात्रा है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे या वस्तु पे की जाती है जब 1 न्यूटन का बल लगाया जाता है और वो वस्तु 1 मीटर तक लाइन ऑफ एक्शन जो होता है फोर्स का उस पर 1 मीटर तक विस्थापित हो जाती है या डिस्टेंस तय करती है। नाउ अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अब एक चीज़ और बतानी है कि व्हाट इज़ द वर्क डन व्हेन द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट पे लगाया हुआ बल 0 है तो जो आपका वर्क डन होगा वो क्या होगा। तो अब ये हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो वर्क डन है व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो, या फिर जब ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन कितना होगा, ये आपको कंडीशंस बतानी है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब आगे अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। इसमें ये क्या है हम लोग देखते हैं। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज़ एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट पे 5 न्यूटन का बल लगाया हुआ है और ये जो ऑब्जेक्ट है वो 2 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है और ये फोर्स की डायरेक्शन में ही वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। और कह रहे हैं कि जो फोर्स है, अगर वो ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे ऑल थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, देन वर्क डन इज़, तो वर्क डन जो है वो क्या होगा, 5 न्यूटन इंटू 2 मीटर इज इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर और 10 जूल। ये इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। नाउ अब यहाँ पे देखते हैं, एक क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक फोर्स जो 7 न्यूटन का है वो किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 8 मीटर का है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स की डायरेक्शन में है। तो कह रहे हैं, ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में, लेट अस टेक इट दैट द फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट। अब व्हाट इज़ द वर्क डन इन दिस केस। तो अब इस केस में आपको वर्क डन बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे 7 न्यूटन का बल है, ये डिस्टेंस जो है वो 8 मीटर की है। यहाँ से आपको फोर्स जो है एक्ट कर रहा है, फिर यहाँ पे पहले कोई ऑब्जेक्ट थी, देन अब यहाँ पे इसकी पोजीशन हो चुकी है। तो अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अब आगे हम लोगों को इसको बताना है, सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे और दूसरी एक्टिविटी भी दी हुई है। यहाँ पे एक जो बच्ची है वो क्या कर रही है, एक टेबल पे एक टॉय रखा हुआ है कार का, उसको जो है वो अपनी तरफ खींच रही है और उस कार में एक रस्सी या फिर एक स्ट्रिंग बंधी हुई है तो वो अपनी तरफ खींच रही है। ओके, तो अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर एक हमें ऐसी सिचुएशन को कंसीडर करना है या सोचना है जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज जो है, उसकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है। तो अब यहाँ पे एक रिटार्डिंग फोर्स F अप्लाई होता है और रिटार्डिंग फोर्स जो होगा यानी कि उसके मोशन को रिटार्ड करेगा, उसके डायरेक्शन को रिटार्ड करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा और इसे ही रिटार्ड फोर्स कहेंगे। तो दैट इज़ द एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शन इज़ 180 डिग्री। और जो दो डायरेक्शन होंगी यानी कि एक जो डायरेक्शन है वो इधर है और एक डायरेक्शन वो इस साइड में है, तो जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, वो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यही कह रहे हैं कि यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री है। अब क्या कहा जा रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाता है, ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट s के बाद वो ऑब्जेक्ट रुक जाता है, तो इस सिचुएशन में जो वर्क डन होगा फोर्स के द्वारा उसको नेगेटिव लिया जाएगा और ये माइनस साइन से डिनोट होगा, यानी कि जो वर्क डन बाय द फोर्स इज F इंटू माइनस एस और माइनस F इंटू एस होगा। तो अब यहाँ पर देख लीजिए कि जो वर्क डन है, ओके, जो वर्क डन है बाय ए फोर्स वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम लोग को आगे और भी सिचुएशंस लेनी है। नाउ यहाँ पे अभी हमने एक क्वेश्चन था उसको देखा। अब यहाँ पे टॉय कार है, तो टॉय कार वाला जो अभी पिक्चर आपने देखा था उसमें क्या कह रहे हैं कि जो बेबी है वो एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। अब
यहाँ पे जो वर्क डन है वो क्या होगा, वो बिल्कुल जो इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे जो वर्क डन है वो पॉजिटिव लिया जाएगा। नाउ एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। अ पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 किलोग्राम। एक पोर्टर है, कुली है समझ लीजिए, वो क्या कर रहा है, वो एक 15 किलोग्राम का कोई वज़न है या लगेज है, उसको ग्राउंड से ज़मीन से ऊपर उठा रहा है और उसको अपने सिर पर रख ले रहा है, और उसको रखे रखे वो 1.5 मीटर की डिस्टेंस को कवर करता है। ओके, अब यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है कि जो वर्क डन है उसके द्वारा उस लगेज पर यानी कि उस भार पे कितना वर्क डन किया गया। तो अब यहाँ पे लगेज का जो मास है वो कितना है, 15 किलोग्राम है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर है। तो अब जो वर्क डन है वो देखना है, तो जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, वो F इंटू एस, यानी F की जगह हम लोग, चूँकि F फोर्स इज इक्वल टू M इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटेशन फोर्स भी होता है, तो इसमें जब हम लोग फार्मूले में रखेंगे तो F इंटू एस इक्वल टू mg(s) हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्स 15 मीटर है, जी आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेंगे और 1.5 मीटर की डिस्टेंस ले लेंगे। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो यहाँ पे 225 न्यूटन मीटर या फिर 225 जूल का वर्क डन आपके पास आंसर आ जाएगा। नाउ अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पे हमारे पास अब एनर्जी है। एनर्जी क्या होगा, तो देखिए जो एनर्जी होती है वो क्या होती है। अब अगर हम लोग हमारे इकोसिस्टम की बात करें तो जो सन है वो जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि जो सन की एनर्जी है वो नेचुरल भी है, और हमारे जो अर्थ पे जो एनर्जी आती है मिलती है वो सन की एनर्जी मिलती है। ओके, तो नाउ बहुत सारी एनर्जीज़ वो सन की एनर्जी से डिराइव्ड होती हैं, इसमें से एक सोलर एनर्जी भी है। तो अब यहाँ पे देखिए जो सन है उसमें एनर्जी कहाँ से आती है, जो न्यूक्लियस जो होते हैं, बहुत जो एटम्स होते हैं, हीलियम है, हाइड्रोजन है, इनका क्या होता है, फ्यूज़न होता रहता है। ओके, तो ये सारी एनर्जीज़ के बारे में बताया गया है। बट अब हम यहाँ पे ये देखेंगे फ्रेंड, यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे मुझे जो बताना है वो मैं आपको बता दे रही हूँ कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट काम कैसे करता है, यानी कि ऑब्जेक्ट का एनर्जी से क्या रिलेशन है। तो हाउ डज एन ऑब्जेक्ट विद एनर्जी डू वर्क। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक एनर्जी होती है। ओके, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी एनर्जी को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे जो है वो लगा सकता है, यानी कि उस पर एक्सर्ट कर सकता है एक फोर्स। फिर क्या होता है, जब एनर्जी जब किसी एक ऑब्जेक्ट से किसी भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जो है वो एनर्जी जो वो विस्थापित होती है, तो क्या होता है, जो सेकंड वाला जो ऑब्जेक्ट होता है वो मूव कर सकता है, यानी कि अगर उसको ज़्यादा एनर्जी मिल गई तो वो क्या करेगा, वो जो है चल पड़ेगा, और जब वो चल जाएगा तो फिर क्या होगा, कुछ वर्क डन हो जाएगा। तो जो पहला ऑब्जेक्ट है उसके पास ये कैपेसिटी है, किस क्या कैपेसिटी है, द फर्स्ट ऑब्जेक्ट हैड अ कैपेसिटी टू डू वर्क, कि वो जो पहला जो ऑब्जेक्ट है उसके पास ये क्षमता है कि वो कार्य कर सकता है। इससे ये क्या पता चलता है कि एनी ऑब्जेक्ट दैट पजेस एनर्जी कैन डू वर्क। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन है आपके पास, एनी ऑब्जेक्ट दैट पजेस एनर्जी कैन डू वर्क। तो वर्क करने के लिए फोर्स की भी आवश्यकता है और एनर्जी की भी आवश्यकता है। तो अब यहाँ पे देखिए जो किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होती है उसको क्या कहते हैं, उसको उसके कार्य करने की क्षमता कहते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है एनर्जी की वो वर्क के ही बराबर होती है, और इसको किस में मेजर करते हैं, जूल में मेजर करते हैं। और ये जो 1 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है 1 जूल कार्य करने के लिए। ओके, और कभी कभी जब हम लोग लार्जर यूनिट्स की बात करते हैं तो किलो जूल की बात करते हैं, तो 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल। ओके, 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल। अब एनर्जी के रूप होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, तो आपको पता है कि जो फॉर्म्स होते हैं उसमें क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी होती है जिसमें कि पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में होती है, किसी भी रुकी हुई या स्थिति की ऊर्जा जो इसको कहते हैं ये वो होती है। और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मूविंग ऑब्जेक्ट्स में या फिर जो है जो चलती फिरती चीज़ें होती हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। आप ये समझ लीजिए। नाउ हीट एनर्जी होती है जो ऊष्मा के रूप में निकलती है। केमिकल एनर्जीज होती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है और लाइट एनर्जी होती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो जूल थे, जूल के बारे में बताया गया है कि ये जो जेम्स प्रिस्कॉट जूल थे, और इनको जो है किस लिए जाना जाता है, उनको इलेक्ट्रिसिटी और थर्मोडायनेमिक्स में जो है रिसर्च करने के लिए जाना जाता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी आपको पता है। तो इन्होंने एक लॉ दिया था जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का था, जिसके बारे में मैं इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ फ्रेंड। ओके, नाउ काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कोई भी जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उसमें कैसी एनर्जी होती है, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। ओके, तो
यहाँ पे देख लीजिए जो मूविंग बुलेट है, कोई भी जो कि बंदूक से निकली हुई गोली है, ब्लोइंग विंड है, ठीक है, यानी कि बहती हुई हवा है, कोई भी रोटेशन करता हुआ जो पहिया है, व्हील है, स्पीडिंग स्टोन है, ये सब कार्य कर सकते हैं। ओके, इन सब में एनर्जी है। नाउ अब यहाँ पे देखिए, जो आपको पता है विंड मिल क्या होती है, विंड मिल से भी जो है एनर्जी मिलती है। ओके, जो विंड मिल होती हैं, नाउ पवन ऊर्जा जिसको कहते हैं। नाउ अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ों के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो अगर हम लोग शॉर्ट में बात करें तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो एक एनर्जी होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के में होती है जब वो मोशन में होता है। ओके, तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो उसके किसी भी ऑब्जेक्ट के अपने मोशन की वजह से होती है। और ये जब काइनेटिक एनर्जी तब जब इंक्रीज़ करती है, कब इंक्रीज़ करती है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड या गति को बढ़ा लेता है। ओके, तो ये ऐसी एनर्जी होती है। नाउ स्पीड बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी। तो अब यहाँ पे देखिए कुछ फार्मूलाज वगैरह दिए हुए हैं। अब यहाँ पे मेन हमारी जो बात होगी वो होगी। तो यहाँ पे देखिए जो आपका अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर उसकी अगर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास अगर m है, ओके, और वो मूविंग है, वो मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी और जो प्रारंभिक वेग है या इनिशियल वेलोसिटी वो u है, और वो डिस्प्लेस होता है एक डिस्टेंस s तक, और जो फोर्स है वो कांस्टेंट फोर्स F उस पर एक्ट कर रहा है, और उसी फोर्स की डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे जो वर्क डन तो आपको पता है Fs है। तो अब देखिए, मान लीजिए वो जो वेलोसिटी है वो u से v में चेंज हो जाती है, यानी कि पहली जो वेलोसिटी थी वो फाइनली अब क्या हो जाती है, v हो जाती है। तो अब यहाँ पे जो a है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो अब यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन इस्टेब्लिश होगा। क्या है ये जो रिलेशन, कनेक्टिंग द इनिशियल velocity and final velocity of an object moving with an uniform acceleration a। तो अब यहाँ पे s, ये देखिए जितनी भी इक्वेशन है यहाँ पे सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, ये क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है। ओके, अब यहाँ इस इक्वेशन से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as से क्या हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ से s भी निकाल सकते हैं, यानी कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a को ये जो यू यहाँ पे लेकर के आ गए हम लोग। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं f इज इक्वल टू एम ए हमें मालूम है, तो w इज इक्वल टू एम ए इंटू यहाँ पे हम लोग फोर्स की जगह एम ए कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड, फोर्स की जगह एम ए कर रहे हैं और एस की जगह हम लोग ये लगा रहे हैं। ओके, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो यहाँ से फॉर्मूला जो बन गया, w इज इक्वल टू एम ए इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, या तो फिर w इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर भी बन सकता है। और अगर हम लोग ये मान लें कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी है, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, मोशन नहीं हो रहा है, तो उसकी जो पहली यानी प्रारंभिक वेलोसिटी है, उसका जो वेग है वो u इक्वल टू 0 है, तब हम लोग w को यानी कार्य को हाफ एम वी स्क्वायर यानी कि काइनेटिक एनर्जी के बराबर भी कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या, इस बात से क्या क्लियर हो गया, जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन दी काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होते हैं उनके ही इक्वल वर्क डन होता है। अगर u इक्वल टू 0 होगा तब, जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तब। ओके, तो वर्क डन जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी के यानी हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे देखिए, जो काइनेटिक एनर्जी होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट जिसका कि मास m है उसमें पजेस करती है, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से v से मूव कर रही है, तब e के यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो दी जाती है वो कैसे दी जाती है, हाफ एम वी स्क्वायर से दी जाती है। अब यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 15 किलोग्राम है और वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये जो वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड की है। तो पूछा जा रहा है जो काइनेटिक एनर्जी होगी उस ऑब्जेक्ट की वो कितनी होगी। तो यहाँ पे अब मैं बता रही हूँ जो ऑप्शन सॉल्यूशन है, ये देखिए, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है आपको 15 किलोग्राम, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट v इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है ई के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर आप लगा देंगे, और यहाँ पे पूरी इक्वेशन जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग पुट कर देंगे हाफ इंटू 15 किलोग्राम इंटू 4 मीटर पर सेकेंड इंटू 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपके पास 120 जूल आ जाएगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी है ऑब्जेक्ट की वो कितनी हो गई है, वो 120 जूल हो गई है। नाउ यहाँ पर अब देखिए, जो व्हाट इज़ द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इफ़ द मास ऑफ द कार इज़ 15 किलोग्राम। कह रहे हैं कि एक कार है जिसका जो मास है 1500 किलोग्राम है, और
जब उसकी वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर तक चेंज हो जा रही है तो जो वर्क डन है वो कितना होगा। ओके, अब यहाँ पे जो मास है वो आपको दे रखा है 1500 किलोग्राम और इनिशियल वेलोसिटी कार की 30 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। तो यहाँ से हमने जो फाइनल वेलोसिटी है वो निकाल लिया है, और जो फाइनल वेलोसिटी जब वो निकाल लिया तो 30 इंटू 1000 मीटर, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है तो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में पहले तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो है देखिए मीटर पर सेकंड में जब इन्होंने इसको चेंज किया है तो 30 इंटू 1000 मीटर अपॉन 60 इंटू 60 कर दिया तो 25.3 मीटर पर सेकेंड आ गया। नाउ अब फाइनल वेलोसिटी को भी चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है कार की उसको भी चेंज कर दिया है फ्रेंड, तो 50/3 मीटर पर सेकेंड आ गया है। नाउ अब यहाँ पे जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है कार की वो यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे निकाल दिया है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वैल्यू बिल्कुल जैसे निकाली है इन्होंने वैसे ही रख दी है 15/3 मीटर पर सेकेंड। देखिए जो चेंज करके रखा है उसको रख दिया है, कार का मास हमको पता हुआ है तो यहाँ पे हमारे पास इतना आ गया। ओके, और ये कितना आ गया है 156,250/3 जूल आ गया है। नाउ अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी ऐसे ही निकाल लेंगे, तो जब यहाँ पे निकाला है इन्होंने तो 625,000/3 जूल आ गया है। ओके, ये 6,25,000/3 जूल आ गया है। और ये जो वर्क डन है वो क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो चेंज के लिए यानी कि डेल्टा ई जो है हमारे पास वो कितना है, फाइनल में से जो इनिशियल है उसको माइनस कर दिया, जो वैल्यू हमारे पास आई। अब यहाँ पे यानी कि किस वैल्यू में से किस वैल्यू को माइनस किया, ये जो ये वाली है ये फाइनल वाली है और जो ये वाली है ये इनिशियल वाली है, इसमें से इसको माइनस कर दिया। तो अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे जो आंसर है वो 15,06,250 जूल आ गया है फ्रेंड। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे हमारे पास आगे जो है वो क्वेश्चन कुछ दिए हुए हैं, इसको मतलब आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये तो जब आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये आपके करने के लिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होती है, क्योंकि जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसी में से क्वेश्चन है ये। नाउ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में है, तो पोटेंशियल एनर्जी जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी आप जानते हैं कि ये क्या है। तो नाउ मैं इसके बारे में बता देती हूँ कि ये जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड होती है। ओके, तो एनर्जी गेट्स स्टोर्ड ड्यू टू द वर्क डन ऑन दी ऑब्जेक्ट। जब किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क डन किया जाता है तो ये स्टोर्ड हो जाती है, और ये जो एनर्जी होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की वो स्टोर्ड होती है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड होती है, और ये यूज़ नहीं होती है, और इसी वजह से इट इज़ नॉट यूज टू कॉज अ चेंज इन वेलोसिटी। और ये जो है वेलोसिटी को चेंज करने के लिए यूज़ नहीं होती, क्योंकि वो जो वेलोसिटी होती है उसमें ऑब्जेक्ट में होती नहीं, वो मूविंग ऑब्जेक्ट होता नहीं है, या फिर वो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट को भी चेंज नहीं कर सकती है। तो ये कब ट्रांसफ़र होगी, जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग किसी भी स्ट्रेच रबर बैंड में ट्रांसफ़र करेंगे एनर्जी का। ओके, तो जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी बैंड में वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसको खींच लिया हमने, इसको तान दिया बिल्कुल। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जब कब वर्क कर रहे हैं, यू डू वर्क वाइल द वाइंडिंग द की ऑफ टॉय कार। जब हम लोग कार जो होता है खिलौने वाला, बच्चों की चाबी वाली जो कार होती है उसमें हम लोग चाबी खूब घुमाते जाते हैं, घुमाते जाते हैं, और घुमाते घुमाते क्या होता है उसके अंदर एनर्जी भर जाती है, उसके बाद फिर वो दौड़ने लगती है। तो द एनर्जी ट्रांसफ़र टू द स्प्रिंग इनसाइड इज़ स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो उसकी स्प्रिंग में जो हमने एनर्जी भर दिया वो क्या है, वो पोटेंशियल एनर्जी भर दी। ओके, वो पोटेंशियल एनर्जी है। अब कह रहे हैं जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसी भी ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट होती है इन इट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, या फिर इसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। नाउ अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। अब किसी भी हाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि मान लिया कि जो ऑब्जेक्ट है उसको जो है उसकी एनर्जी को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाएंगे, जब उसको किसी ऊंचाई पर ले जाते हैं, व्हेन रेज्ड टू अ हाइट। तो क्या होता है, ये किस वजह से होता है कि उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, क्यों, क्योंकि जो वर्क है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट किया गया है। किसके अगेंस्ट किया गया है, वर्क वो ग्रेविटी के अगेंस्ट किया गया है। कब, जब हम लोग उसको ज़मीन से यानी ग्राउंड से हम लोग ऊपर ले जा रहे थे। तो जो एनर्जी प्रेजेंट है इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट में, वो कौन सी एनर्जी है, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, वो कौन सी एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी पॉइंट पे,
ग्राउंड से ऊपर, वो क्या होती है, वो वर्क डन होती है। कब, कैसे वर्क डन होती है, जब भी उस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऊपर लेकर के जाते हैं एक पॉइंट पे, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो ये वर्क डन होती है। नाउ अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ऑब्जेक्ट की, अब यहाँ पे एक एग्जांपल देके बता दिया गया पिक्चर में कि ये ग्राउंड लिया गया, यहाँ पे पहले वो ऑब्जेक्ट था, देन इसको ऊपर उठा करके यहाँ पे ले आए हैं। ओके, तो अब यहाँ पे होगा क्या, अब यहाँ पे देखिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा किसी भी ऑब्जेक्ट को रेज करने के लिए किसी भी हाइट तक, तो वो क्या होगा, वो जो है वेट जो होगा उसका ऑब्जेक्ट का, वो क्या होगा, mg होगा। तो जो ऑब्जेक्ट है वो एनर्जी को गेन करेगा, वो किसके बराबर होगा, एनर्जी वर्क डन के बराबर होगा ना। वर्क डन जो होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा करके वो w से लेंगे, तो वर्क डन w क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स हम लोग क्या ले लेंगे, mg, और फिर हाइट, डिस्प्लेसमेंट की जगह हाइट रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, mgh, यानी कि w = mgh आप लोगों को याद कर लेना है। तो अब यहाँ से देख लीजिए जो mgh है उसकी जो mgh है, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ऑब्जेक्ट की, वो क्या हो गई, P = mgh हो गई। तो ये जो mgh है फ्रेंड, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें बताई गई हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, गिवन पोजीशन अगर उसकी है, तो उस सर्टेन पॉइंट पर उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, और वो किसके रिस्पेक्ट में होती है, टू वन लेवल एंड अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू अनदर लेवल। अगर एक लेवल की, अगर दो लेवल हैं, समझ लीजिए हमारे पास दो कंडीशंस है, तो एक कंडीशंस पे वो दूसरी होगी और दूसरी कंडीशन पे दूसरी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये देख लीजिए, दो यहाँ पे आपके पास सिचुएशन दे रखी हैं। ये पाथ 1 है हमारे पास, ये वाला पाथ 1 है, और ये जो है पाथ 2 है। तो दोनों में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट ही होगी, A to B। अब यहाँ पे देख लीजिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को कह रहे हैं कि A से B तक ले जाया गया है, तो जब A से B को, एक को स्ट्रेट पाथ से ले जा रहे हैं और एक को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे घुमा करके लेके जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे वही सिचुएशंस बताई गई हैं। नाउ अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है उसको भी देख लेते हैं। नाउ अब कहा जा रहा है कि जो एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 किलोग्राम व्हेन इट इज़ एट अ हाइट ऑफ 6 मीटर अबव द ग्राउंड। एक ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड से 6 मीटर की ऊंचाई पर है, तो उसका मास जो है वो 10 किलोग्राम है उस ऑब्जेक्ट का, तो उसमें कितनी एनर्जी है ये बताना है। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखी है, तो आपको बताना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, सिंपल है, मास 10 किलोग्राम है, हाइट 6 मीटर है, और ग्रेविटी जो है वो 9.8 जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh है। तो यहाँ से हम लोग इसको निकाल लेंगे, तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो 588 जूल आ जाएगी। ओके, नाउ दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे कि जो ऑब्जेक्ट है उसका मास 12 किलोग्राम है और एक सर्टेन हाइट तक ग्राउंड से ऊपर उठाया जा रहा है, ले जाया जा रहा है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है ऑब्जेक्ट की वो 480 जूल है। तो यहाँ पे हमको क्या बताना है, यहाँ पे वो हाइट बताना है ग्राउंड से, ओके, जो जिस पे वो ऑब्जेक्ट ले जाया गया है। तो G = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। अब यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, मास आपको पता है, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 480 जूल है, तो EP = mgh है। EP की जगह आपने 480 रख दिया है, मास आपको पता है और G पता है, हाइट बस निकालनी है। तो हाइट को इधर ले आएंगे तो 480/120 कर देंगे, तो यहाँ पे 4 मीटर आपकी हाइट आ जाएगी। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो यहाँ पे है। तो ये भी फ्रेंड अच्छा है, इजी है, लेकिन इसको हम लोग नेक्स्ट जब आप लेक्चर लेंगे तो उसमें पढ़ाएंगे। और फ्रेंड देखिए यहाँ पे आप लोगों का जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं कवर कर रही हूँ, और कंसेप्ट क्लियरिंग पार्ट है, तो इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से इसको नोट डाउन करिएगा, देखते रहिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें, सारे फॉर्मूले एक जगह एक नोटबुक पे आपको लिख लेना है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम्पल भी वहीं पे लिख लीजिए जैसे जैसे पढ़ रहे हैं आप लोग यहाँ पे NCERT के। तो चलिए फ्रेंड, अपना ख्याल रखिएगा, लेक्चर को प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो